गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि जैव विविधता क्या होता है और कैसे जीवों को प्रभावित करता है और किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी शब्द सबसे पहले वाल्टर जी रोसन ने दिया था और जो बायोडाइवर्सिटी है इसका मतलब होता है जैव विविधता। जैव मिस होता है जीव और विविधता मिस होता है भिन्नता। तो जीवों में पाए जाने वाले भिन्नता को ही जैव विविधता कहा जाता है। जीव चाहे पौधे हो या फिर जंतु हो, सब में विभिन्न प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। तो जो विभिन्नता पाई जाती है जीवों में, चाहे पौधे हो या जंतु हो, उसे ही कहा जाता है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा है कि किसी इकोसिस्टम में, किसी पारितंत्र में सजीव जीवों में विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। सजीव जीवों में, जीवों में हो गया जंतु पौधे दोनों में जो विविधता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, इसे ही कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ये तो परिभाषा हो गया कि आखिर किसी भी क्षेत्र में जैव विविधता पाए जाने के कौन से दो शर्तें हैं कि अगर वो दो शर्त फॉलो हो तभी वहां जैव विविधता पाया जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि वहां पे अत्यधिक वर्षा हो, पहली कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन है कि वहां का तापमान बहुत ज्यादा उच्च हो। जब बहुत ज्यादा वर्षा और तापमान बहुत ज्यादा उच्च होगा तभी वहां जैव विविधता पाया जाएगा। ये दो शर्त हैं कि अत्यधिक वर्षा हो, मीन्स 250 से 300 सेंटीमीटर के बीच वर्षा हो, और टेम्परेचर लगने अबाउट 35 टू 45 के आसपास रहे, तभी वहां जैव विविधता पाए जाने की संभावना होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैव विविधता पाए जाने के लिए कौन सी दो शर्तें हैं। एक है अत्यधिक वर्षा, दूसरा है उच्च तापमान। अब देखते हैं कि पृथ्वी पे जैव विविधता किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये पृथ्वी का ग्लोब है और यहाँ देखेंगे कि जो सबसे बीच जो रेखा गया है इसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है। इस विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा गया है इसे कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध में रेखा गया है इसे कहा जाता है मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जो क्षेत्र पाए जाते हैं ये तो होते हैं जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के सीधे किरणें जो हैं इन क्षेत्रों में पड़ती हैं, जिससे यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा उच्च होता है और यहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है। तो दोनों ही कंडीशन फॉलो करते हैं। यही कारण है पृथ्वी के जो क्षेत्र हैं जिसे हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, उष्ण में होता है गर्मी और कटिबंध में होता है ऐसे क्षेत्र जहाँ पे गर्मी ज्यादा हो और वर्षा भी ज्यादा हो। तो एक क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो कि 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच वाला क्षेत्र होता है। और यही कारण है कि इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो सवाल पूछता है कि पृथ्वी पे जैव विविधता पाया जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र या शीतकटिबंधीय क्षेत्र। तो होता क्या है कि इसके ऊपर जाएंगे तो जो थोड़ा ठंड रहेगा इसे उपोष्ण कहेंगे, और ध्रुवों पे जाएंगे तो शीतकटिबंधीय रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जैव विविधता इसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे आगे बात करते हैं कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम लोग ध्रुव की ओर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर और वर्षा का मान कम होता जाएगा और जैव विविधता धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। तो ध्रुवों पे जैव विविधता बिल्कुल नहीं पाई जाती है। तो विषुवत रेखा पे जैव विविधता सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे ध्रुव पे चाहे उत्तरी ध्रुव जाए चाहे दक्षिण ध्रुव जाए जैव विविधता धीरे धीरे कम होता जाता है। तो आप देखेंगे कि जैव विविधता जो पृथ्वी पे है ये विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को मिला करके जिसे हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, यही पर जैव विविधता पाया जाता है। तो जैव विविधता के ऐसे क्षेत्र जो कि बहुत ज्यादा जहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है इसे ही कहा जाता है
हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट जो है ऐसे पर्टिकुलर क्षेत्र होते हैं जहां पे अत्यधिक जो है जैव विविधता पाई जाए, उसे कहा जाता है हॉट स्पॉट। तो जो हॉट स्पॉट है इसको हिंदी में कहते हैं उष्ण स्थल। उष्ण में होता है गर्म, स्थल में होता है स्थल, तो गर्म स्थल को ही कहा जाता है हॉट स्पॉट। तो इसे कैसे कहते हैं कि जैव विविधता वाले विशेष केंद्रों को हॉट स्पॉट कहा जाता है, जो कि विशेष केंद्र हैं जहां पे हॉट स्पॉट बहुत ज्यादा पाई जाती है, जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है, उस पर्टिकुलर एरिया को बोल दिया जाता है हॉट स्पॉट। तो आपने देखा कि पृथ्वी के विषुवत रेखा पे जो है सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, और इन जैव विविधता वाले ऐसे विशेष क्षेत्रों को, केंद्रों को हॉट स्पॉट बोला जाता है। तो अब देख लेते हैं कि हमारे देश भारत में जो है हॉट स्पॉट वाले या जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो भारत में दो क्षेत्र हैं जो कि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। एक हो जाता है पूर्वी हिमालय वाला और दूसरा है दक्षिणी भारत का जो है पश्चिमी घाट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी से अगर विश्व रेखा की बात करें तो यहीं से 8 डिग्री कुछ पे ही स्टार्ट हो जाता है भारत का मानचित्र। तो यहाँ देखेंगे कि ये जो है ये क्षेत्र जो होता है 8 डिग्री 4 मिनट पे ही ये जो है देश स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है लगभग लगभग विश्व रेखा के पास होता है। यही कारण होता है कि दक्षिण भारत में जो है गर्मी अत्यधिक होता है। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत का भाग जो होता है यहाँ से कर्क रेखा गया है, तो कर्क रेखा के इस साइड वाले जितने भाग होते हैं यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। यही कारण होता है कि ये जो दक्षिण भारत का पूरा क्षेत्र होता है ये काफी गर्म होता है। और यहाँ से यहाँ पे अरब सागर है, तो अरब सागर से ज्यादा मानसूनी हवाएं जो है अत्यधिक वर्षा करती हैं इस पश्चिमी घाट पे। तो यही कारण है कि भारत में दो क्षेत्र हैं और यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे जो हवाएं पहाड़ियां हैं इनसे टकरा करके वर्षा करती हैं। तो मेघालय में स्थित मानसरोवर जो है विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला क्षेत्र है। तो यहाँ देखेंगे तो यही कारण है कि पूर्वी जो हिमालय है और पश्चिमी घाट है, दो जैव विविधता के क्षेत्र है भारत में। एक है पूर्वी हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट। तो इसके पीछे दो कारण हैं। पहला है उच्च तापमान, क्योंकि ये दक्षिण भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में है लेकिन कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में है। यही कारण होता है कि जो पूर्वी हिमालय है और दक्षिणी जो भारत है यहाँ का तापमान गर्म रहता है। दूसरा, अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाएं इन पहाड़ियों से टकरा करके अत्यधिक वर्षा करती हैं, और यहाँ से बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाएं जो हैं यहाँ की पहाड़ियों से टकरा करके यहाँ पर वर्षा करती हैं। तो दोनों कंडीशन हो गया, उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा। यही कारण है कि जो पूर्वी हिमालय है यहाँ जैव विविधता बहुत ज्यादा पाया जाता है, और जो पश्चिमी घाट है यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा भारत के दो क्षेत्र हैं, एक है लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पे कुछ मात्रा में जैव विविधता पाया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये जो एरिया है, ये गया है गुजरात तक, काठियावाड़ तट तक, और ये पूरा क्षेत्र जो होता है जैव विविधता वाला क्षेत्र कहलाता है। इसमें से जो है जो केरल का क्षेत्र है, जो केरल है इसी में स्थित है केंद्र जिसे हम कहते हैं हॉट स्पॉट, और इसका नाम है शांत घाटी, साइलेंट वैली। पूछा जाता है कि साइलेंट वैली जो है ये कहाँ स्थित है, ये केरल में स्थित है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो आप यहाँ देखेंगे कि पश्चिमी घाट में जो केरल है यहाँ पे जो है केरल में हॉट स्पॉट है जिसे लोग कहते हैं साइलेंट वैली। तो सवाल जो है आपका यही से ज्यादा पूछा जाएगा। तो पहला सवाल ये हो जाता है कि शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, केरल में है। केरल में स्थित शांत घाटी साइलेंट वैली जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो केरल में कौन सी घाटी है, शांत घाटी है। तो क्या नाम है इसका, साइलेंट वैली, शांत घाटी है। कहाँ पे है, केरल में है। शांत घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। आगे जो सवाल पूछा जाता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है।
आगे कि जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, द्वारा जैव विविधता दशक, दशक मीन्स होता है जो 10 वर्षों का समय होता है उसे कहा जाता है दशक। कब से कब तक है? 2011 से 2020 के बीच जो है जैव विविधता दशक मनाया गया है। तो इस समय जो 2020 चल रहा है, तो 2011 से 2020 के बीच में जो 10 वर्षों का समय है, इसे हम लोग जैव विविधता दशक के रूप में मना रहे हैं। तो अब यही सवाल पूछता है जैव विविधता दशक दिवस और शांत घाटी के बारे में। आगे देखेंगे जो पूर्वी हिमालय है, पूर्वी हिमालय है, यहाँ भी कुछ तापमान और अधिक वर्षा के कारण ये भी जैव विविधता का केंद्र तो है, लेकिन अगर इन दोनों में तुलना किया जाए कि पश्चिमी घाट अधिक प्रसिद्ध है जैव विविधता के लिए कि पूर्वी हिमालय, तो ये ज्यादा है, यहाँ पे जैव विविधता ज्यादा होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है? कम है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप पे जो है एक कोरल द्वीप है, एक मूंगे की चट्टानों से बनी हुई है। यही कारण है कि ये जलीय जो है जलीय जैव विविधता के लिए ज्यादा पॉपुलर है। आगे बात करते हैं कि जैव विविधता संरक्षण क्या होता है। जैव विविधता संरक्षण कि आखिर इसे संरक्षित कैसे किया जाए, इसके लिए दो टाइप है, एक है इन सीटू, एक है एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है स्व स्थान पद्धति और इस सीटू का मतलब होता है वाय स्थान पद्धति। आखिर ये दोनों है क्या? इन सीटू किसे कहते हैं और इस सीटू किसे कहते हैं? आप यहां से देखेंगे कि मान लीजिए कोई प्लांट है, पौधा है, पेड़ है जो कि विलुप्त होने के कगार पे है, तो नष्ट होने के कगार पे है, अगर इसको हम यहीं से ही बाउंड्री बना दे, बाउंड्री कर दे और किसी व्यक्ति को या जानवर को अंदर प्रवेश ना होने दें और इसके विकास के लिए जो समुचित व्यवस्था है, खाद पानी सब इसको प्रोवाइड करें दे, जिससे इसका पुनः डेवलपमेंट होने लगे अच्छे से, तो उसी स्थान पर रह के जो पौधे विकसित होते हैं इन्हें कहा जाता है इन सीटू। मींस उनके स्थान को ना चेंज किया जाए, वहीं रहें। और इन सीटू जो होता है, अगर ये विलुप्त हुआ पौधा को उठा करके किसी दूसरे जगह पे लेके चले जाएं जहां उद्यान हो, वहां रख के उसका देखभाल करें, उसे कहा जाता है इन सीटू। इन सीटू इस सीटू में सिर्फ इतना अंतर है, इन सीटू उसी स्थान पे रहता है पौधा और उसकी देखभाल वहीं की जाती है, जबकि इस सीटू में उस पौधे को उठा करके हम किसी उद्यान में लगाते हैं या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में लगाते हैं जहां पे उसको संरक्षित किया जाता है। अगर यहीं पे संरक्षित किया जाए, बाउंड्री बना करके उसकी देखभाल किया जाए, इन सीटू है। अगर इसको दूसरे जगह लेके जाएंगे तो इस सीटू कहलाता है। आगे बात करते हैं कि जैव विविधता के जो नष्ट होने के कारण कौन कौन से हैं। तो जैव विविधता के नष्ट होने का सबसे पहला कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि गर्म होना, पृथ्वी जैसे जैसे धीरे धीरे गर्म हो रही है वैसे पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इससे बहुत से जीव जो है इस टेम्परेचर में अपने आप को एडजस्ट या अनुकूल नहीं कर पा रहे हैं और धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? नष्ट हो जा रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? बहुत से द्वीप जो है डूब जाते हैं, तो बहुत से प्राकृतिक जो निवास है वो समुद्र में डूब जाते हैं। ये भी एक कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, जिससे क्या है कि जैव विविधता क्या हो रही है? धीरे धीरे नष्ट हो रही है। आगे नगरीकरण। नगरीकरण होने से क्या होता है कि जो स्थान जानवरों के लिए निवास स्थान का कार्य कर रहा था, वहां अगर धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़े, नगरीकरण बढ़े, तो उनका जो स्थान है वो नष्ट हो जाएगा। तो इससे भी जैव विविधता क्या होगा? धीरे धीरे नष्ट होगा। दूसरा है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन ज्यादा होगा, पोल्यूशन ज्यादा होगा। पोल्यूशन ज्यादा होगा तो जो उसकी जो क्वालिटी है, पौधे हों या जानवर हों, वो धीरे धीरे क्या होंगे? अनडेवलप करेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। आगे है प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। जैसे खेत है, जंगल है, इनको काट करके मनुष्य जो है अपने रहने के लिए स्थान बनाते हैं, तो जो जानवरों या पौधों के लिए जो स्थान था, जो उनके लिए अनुकूल था, वो नष्ट हो जा रहे हैं। इससे क्या होती है? उनकी जैव विविधता क्या होती है? धीरे धीरे नष्ट हो जा रही है। आगे है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। अगर बाहर से कोई पौधा आए विदेश से और यहाँ आकर के इतना ज्यादा डेवलपमेंट करने लगे कि वो जितने भी न्यूट्रिएंट मटेरियल हैं सबको अपने पास ले ले, तो जो यहाँ के ऑलरेडी जो पौधे हैं उनको न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं मिल पाएगा और धीरे धीरे क्या होंगे? वो नष्ट हो जाएंगे। तो ये भी कारण है जैव विविधता के। आगे बात करते हैं कि जलीय जैव विविधता क्या होती है। तो जो महासागर है, समुद्र है, इसमें जीवों में
चाहे वो जल में पाए जाने वाले पौधे हो, जंतु हो, कीड़े मकोड़े हो, तो उसमें जो विविधता पाई जाती है उसे कहते हैं जलीय जैव विविधता। जैसे जल में पाए जाने वाली मछली में कई प्रकार की मछलियां होती हैं, इसमें विभिन्नता पाई जाती है। तो प्रवाल द्वीपीय क्षेत्र जलीय जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। तो प्रवाल द्वीपीय क्षेत्र कौन से हैं? लक्षद्वीप हो गया, जो कि पूर्णतः प्रवाल से बना है, प्रवाल भित्तियों से बना है। और ये तो प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है, तो इसके प्रवाल भित्तियों में अंदर स्पेस होते हैं, वहीं पे जो है छोटे छोटे पौधे होते हैं, उगे रहते हैं, जिन्हें हम लोग प्लैंकटन कहते हैं। और इसी में जाकर के मछलियां जो है अपने आप को डेवलप करती हैं, बच्चे देती हैं, अंडे देती हैं। तो इस क्या हुआ है कि इसमें जलीय जैव विविधता पाया जाता है। तो जैव विविधता जो है जलीय जल में पाया जाए उसे जलीय जैव विविधता कहेंगे। आगे है रेड डाटा बुक किसे कहते हैं? रेड डाटा बुक ऐसा एक लाल पत्र होता है जिसमें संकट ग्रस्त पौधे हों या जंतु हों, उसको चिन्हित करके लिखा जाता है और बताया जाता है कि फला फला देश में जो है ये जानवर विलुप्त होने के कगार पे है और इसको जो है संरक्षित किया जाए। कोई भी जानवर, कोई भी जीव रहे, जब अपने निवास स्थान पर 50 वर्ष तक नहीं पाया जाएगा तो वो जो है रेड डाटा बुक में वो जो है संकटग्रस्त जीव में श्रेणी में आ जाएगा। कोई भी जैसे पौधे हैं, अगर उनका जो निवास स्थान है अगर वहां 50 साल तक नहीं पाए जाते हैं तो संकटग्रस्त पौधे कहलाएंगे। अगर कोई जीव है अपने निवास स्थान पर 50 वर्ष तक नहीं पाया जाता है तो संकटग्रस्त जंतु की श्रेणी में आ जाते हैं। इनको जो है रेड डाटा बुक में चिन्हित कर दिया जाता है और इनके संरक्षण के प्रयास किया जाता है। तो ये जो रेड डाटा बुक है IUCN द्वारा जो है जारी किया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा ये जारी किया जाता है रेड डाटा बुक। इसमें बताया जाता है कौन कौन से पौधे हैं या जीव जंतु हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पे हैं। जैसे गिद्ध हो गया, चीता हो गया, ये सब क्या है विलुप्त होने के कगार पे हैं। अगर इनको संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाले समय में हमको दिखाई भी नहीं देंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ कि जैव विविधता के लेवल कौन से हैं, टाइप कितने प्रकार के हैं। तो जैव विविधता 3 प्रकार हैं, 3 टाइप हैं। कौन कौन है? अगर जैव विविधता जेनेटिक लेवल पे होता है उसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। अगर जैव विविधता स्पीशीज होता है, प्रजाति के आधार पर होता है, उसे कहा जाता है स्पीशीज बायोडायवर्सिटी। और अगर जो जैव विविधता है वो इकोसिस्टम में है उसे कहते हैं इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। तो ये जो तीनों आधार हैं कि अगर किसी जीवों के जेनेटिक के आधार पे है जैव विविधता उसे जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। अगर वो स्पीशीज अलग अलग है, जैसे मछली है इसकी अलग स्पीशीज कतला हो गया, रोहू हो गया, तो ये सब अलग अलग स्पीशीज हैं। अलग स्पीशीज के आधार पे जैव विविधता है उसे स्पीशीज बायोडायवर्सिटी कहेंगे। अगर किसी इकोसिस्टम में विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं उसमें जैव विविधता है उसे कहेंगे इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। इसके साथ ही देखेंगे कि जैव विविधता का मापन है, कैसे मापन करते हैं, क्या आधार है मापन का। तो मापन के आधार पे जैव विविधता जो होता है अल्फा डायवर्सिटी, अल्फा बीटा डायवर्सिटी और गामा डायवर्सिटी। क्या है अल्फा डायवर्सिटी, क्या है बीटा डायवर्सिटी और क्या है गामा डायवर्सिटी। अगर किसी एक ही इकोसिस्टम में ये देखा जाए कि उसमें पाए जाने वाले जीवों में जो जैव विविधता है कितनी है, कैसे है, तो उसे कहते हैं अल्फा डायवर्सिटी। इससे हम नाप सकते हैं कि एक ही इकोसिस्टम में, जैसे जलीय इकोसिस्टम हो गया या स्थलीय इकोसिस्टम हो गया या जंगली इकोसिस्टम, ये सब अलग अलग इकोसिस्टम है। तो जैसे एक इकोसिस्टम को लीजिए और उसमें देखिए कि जो जीवों में जैव विविधता है ये कितनी है, कैसे है, उसे कहते हैं अल्फा डायवर्सिटी। अगर 2 इकोसिस्टम ले लिए, जैसे जलीय ले लिए, स्थलीय ले लिए, दोनों में तुलना किए कि किसमें बायोडायवर्सिटी ज्यादा है, किसमें बायोडायवर्सिटी कम है, तो इसके आधार पर अगर तुलना किया जाता है उसे कहते हैं बीटा डायवर्सिटी। अगर सभी इकोसिस्टम को ले लीजिए, कई इकोसिस्टम हो जाते हैं, जल भी हो जाता है, स्थल भी हो जाता है और जंगल भी हो जाता है। अगर इन तीनों को मिला करके देखा जाए कि सब में पूरे होल में कितने डायवर्सिटी है, जीव में क्या भिन्नता है, उसे कहते हैं गामा डायवर्सिटी। तो संपूर्ण इकोसिस्टम को अगर ले लेंगे तो गामा डायवर्सिटी, अगर 2 इकोसिस्टम लेकर के तुलना करेंगे तो बीटा डायवर्सिटी, अगर एक इकोसिस्टम में देखेंगे जीवों में क्या जैव विविधता है उसे कहेंगे अल्फा डायवर्सिटी। तो ये मापन का स्केल है, तरीका है कि बायोडायवर्सिटी किस लेवल पे है। और ये टाइप हो गया है तो जेनेटिक लेवल पे डायवर्सिटी है कि स्पीशीज लेवल पे है कि इकोसिस्टम में है। तो ये हो गया जो है
बायोडायवर्सिटी। अब इससे जो सवाल पूछे जाते हैं उसको ध्यान से समझिए एक नजर में, कि यही सवाल पूछते हैं लोग समझ नहीं पाते हैं। पहले जो सवाल पूछा जाता है इससे कि बायोडायवर्सिटी जैव विविधता के आवश्यक शर्त कौन सी है? अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक तापमान। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा जो सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। ये ऑप्शन में रहता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसके बाद जो सवाल पूछता है कि जो हॉटस्पॉट है ये क्या शो करते हैं? ये जैव विविधता को शो करते हैं। भारत में कौन से दो स्थान हैं जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं? तो एक है पश्चिमी घाट और दूसरा है पूर्वी हिमालय। तो शांत घाटी कहाँ है? शांत घाटी केरल राज्य में है। किस लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता जो दशक है ये कब से कब तक का है? 2011 से 2020 के बीच में है। इन सीटू किसे कहते हैं? अगर किसी पौधे को उसी स्थान पर रहकर संरक्षित किया जाए, इन सीटू हो गया। एक सीटू किसे कहते हैं? अगर उस पौधे को उस स्थान पर उठा करके दूसरे स्थान पर लेके जाएं, वहां उसको संरक्षित करें, उसे कहते हैं इन सीटू। जो यहाँ इन सीटू है, अगर उसी पौधे को उसी स्थान पर ही संरक्षित किया जाए इन सीटू, अगर उस पौधे को उठा के दूसरे स्थान पर ले जाकर संरक्षित करें, ये हो गया इन सीटू। इसके बाद आपने देखा कि क्या कारण है बायोडायवर्सिटी के। दूसरा कि रेड डाटा बुक क्या होता है? रेड डाटा बुक ऐसा जीवों का समूह होता है जो संकटग्रस्त के कगार पे है, नष्ट होने के कगार पे है। कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। तो IUCN जो है फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप लोग नोट कर लीजिए।